हेलो एवरीवन, स्टडी पाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और लुसेंट जीके की जो ये श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में आज का जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। इसके पहले के जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, उसके बाद जो विभिन्न काल आए आपके, पाषाण काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इन सारी चीजों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। और आज की जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी इस क्लास में। और ये जो क्लास आपकी होने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इंपॉर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि परीक्षा में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो सीधे तौर पर वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे एमसीक्यूज के पूछ लिए जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसा आपका परीक्षा का जो पैटर्न होगा, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ देखेंगे जब हम पढ़ते जाएंगे चीज़ों को। और वहां से जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व भी करते जाएंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और इसको कांस्य युगीन भी सभ्यता भी बोलते हैं। ये सारी चीजें हम समझेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सभ्यता क्या होती है। सिंधु घाटी सभ्यता तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमको ये जानना जरूरी हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर यहां पर बात हो रही है तो सभ्यता क्या थी। सिंधु घाटी तो मान लीजिए हम समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी के तट पर जो स्थल थे उसको मान लीजिए हम सिंधु घाटी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सभ्यता की बात यहां पर हो रही है, जो सभ्यता शब्द है, ये आखिर यहां पर क्यों इसको हाईलाइट किया जा रहा है, क्यों इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो सभ्यता का मतलब देखिए क्या होता है, जब किसी विस्तृत भूक्षेत्र पर या विस्तृत भूभाग पर या भूक्षेत्र पर समान रूप से संस्कृति पाई जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सभ्यता। तो जब विस्तृत भूक्षेत्र पर समान रूप से संस्कृति पाई जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सभ्यता। अब यहां पे सीधे तौर पर मतलब सीधा मतलब इसका समझिएगा कि मान लीजिए कि कोई सभ्यता की जो शुरुआत हुई, सभ्यता का मतलब है पहले क्या था। पहले लोग स्टार्टिंग में जब आदिम मानव हुआ करते थे तो लोगों के अंदर न तो परिवारवाद की संकल्पना थी, न तो लोग परिवार में रहते थे, लोगों को किसी भी चीज का नॉलेज नहीं था, कुछ भी खा लेते थे और मतलब कि मांस वांस खा के अपना जीवन व्यतीत करते थे, कंदमूल खा के। औजार के नाम पर पत्थर के औजार होते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, मानव का जैसे जैसे विकास हुआ उसी क्रम में आप पाएंगे कि जब लोगों का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, तो मानव ने क्या किया, मानव ने परिवारवाद की जब संकल्पना आई मानव के अंदर तो मानव फिर एकजुट होकर रहने लगे, एकजुट होकर रहने लगे। और एकजुट होकर रहने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में क्या हुआ, अब एकजुटता आई और धीरे धीरे ये जो भूक्षेत्र था इनका मतलब लोगों के रहने का जो क्षेत्र था, पहले मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के एरिया में रहते थे फॉर एग्जांपल, तो धीरे धीरे ये फिर हो गए 100 किलोमीटर के एरिया में, फिर हो गए 500 किलोमीटर के एरिया में। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो लोग बढ़ रहे हैं इनमें समान रूप से मतलब इनकी बोलचाल की भाषा, इनके रहने का तरीका, इनके खाने की वस्तुएं, इनका औजार, इनके घर, इनके स्नानागार, यहाँ की सड़कें, जितनी भी चीजें, इनकी संस्कृति मतलब जितनी भी चीजें वहां पर हो रही है ना, सब कुछ उस भूभाग पर क्या हो रही हैं, समान रूप से हो रही है। मतलब उस क्षेत्र पर सभी लोग समान रूप से क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का ही कार्य कर रहे हैं, एक प्रकार का जीवन जी रहे हैं। तो जब ऐसा हो जाता है कि किसी विस्तृत भूभाग पर, किसी बड़े क्षेत्र पर लोगों के रहने सहने का जो तरीका होता है, लोगों के जो जीवन होता है, लोगों की जो संस्कृति होती है, वो समान रूप से जब विकसित हो जाए तो उसी को बोला जाता है सभ्यता, उसी को बोला जाता है सभ्यता। तो आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि सभ्यता किसको कहा जाता है। तो पहली चीज यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता।
तो पहली चीज आप लोग याद रखेंगे कि किसी विस्तृत भू क्षेत्र पर जब समान रूप से संस्कृति पाई जाती है तो उसको बोला जाता है सभ्यता। ठीक है, उसको बोला जाता है सभ्यता। और उसी क्रम में जो पहली सभ्यता का नॉलेज, पहली सभ्यता का ज्ञान जो हमको हुआ सर्वप्रथम, वो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सभ्यता किसे कहते हैं। और यहां पर जो पहली सभ्यता संज्ञान में आई उस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, समझ में आ रहा है? मंतोष कुमार, हाँ एसएससी के लिए बेनिफिशियल है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए के स्टेट एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके सभी के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री यहां पर पढ़ाई जा रही है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री न तो सिर्फ लूसेंट को टारगेट, लूसेंट बहुत ही बढ़िया किताब है, उसको हम लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही हम एनसीईआरटी जैसी बुकों से हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स को और वहां से जानकारियों को कलेक्ट करके यहां पर आपके सामने रख रहे हैं। तो यहां पर आपके सभी एग्जाम्स के लिए मंतोष जी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो भारतीय पुरातत्व विभाग था, भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग का क्या कार्य होता है? पुरातत्व विभाग का कार्य होता है कि जो आपके मान लीजिए कि सभ्यता थी, अब हम आपको पुरातात्विक स्रोत, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को हम कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब कि कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पुराने जमाने में क्या हुआ था। तो उसमें आपका था एक पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत भी एक आपकी जानकारी का स्रोत था। तो वहां पर क्या होता था, उसमें आपकी जो मिट्टी है यानी धरती है, उसको क्या करते हैं, छान छान के वहां से चीजों का पता लगाया जाता है। आप कभी देखेंगे पुरातत्व विभाग में जाकर, वहां पे जो लोग कार्य कर रहे होते हैं, जैसे आप जाएंगे अगर पुराना किला दिल्ली में चले जाएंगे आप, पुराना किला में आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा कि वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पे कई सारे प्रोफेसर्स जो हैं इसके, ठीक है, पुरातत्वविद जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, लगातार वो धीरे 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 मिट्टी को, मतलब आप सोचोगे कि कितना टाइम लगता है, धीरे धीरे एक सुई के नोक के बराबर धीरे धीरे करके उसको छान रहे हैं, मिट्टी से सारी जानकारियां वहां से वो इकट्ठा कर रहे हैं। इसी क्रम में उनको बहुत सारी चीजें, मृदभांड मिट्टी के बर्तन, औजार और भी बहुत सारी चीजें, सोने चांदी के आभूषण, ये सारी जानकारी, कब्र वगैरह वहां से उनको मिलती है। तो यही होता है आपका भारतीय पुरातत्व विभाग। ठीक है, तो भारतीय जो पुरातत्व विभाग आपका था, उसके जन्मदाता कौन बोले जाते हैं? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलेक्जेंडर कनिंघम ये कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता। और देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है? तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम है भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता। हेलो जितेश, गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए और वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि ये जिन बच्चों को इसकी जरूरत हो उन तक ये पहुंच सके। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के ये जन्मदाता थे। ठीक है, अब देखिए, भारत में अगर हम बात करें, भारत की अगर हम बात करें कि भारत में आखिर यहां पे हमने एक चीज तो देखी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन अगर हम भारत की बात करें कि भारत में कौन सा विभाग है जो पुरातत्व संबंधी जानकारी इकट्ठा करता है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य इकट्ठा करता है, किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो क्या करे, जानकारी इकट्ठा करवाए, पुरातत्विक जो जानकारी है उसको इकट्ठा करवाए? तो वो है आपका भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के पास। किसके पास है? याद रख लीजिएगा आप लोग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के पास है। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के पास यह अथॉरिटी दी गई है प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने की। मतलब भारत में जितने भी प्रागैतिहासिक स्थल हैं उसको खोजने की जो अथॉरिटी है किसको दी गई है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को दी गई है। और इसका यह कार्य है, इसका यह दायित्व है, इसको यह ऑर्डर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये क्या करेगा, जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं उनकी खोज करेगा और वहां से फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी उनको इकट्ठा करेगा, उनको ये इकट्ठा करेगा। ठीक है, चलिए
अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि जब एक विस्तृत भूभाग पर समान रूप की संस्कृति पाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? सभ्यता बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने देखा इतनी चीजें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक चीजें। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और हड़प्पा की खोज भी दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, क्योंकि जो पहला स्थल था, याद रखिएगा, जो पहला स्थल था वो कौन सा था? वो था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। और इसी कारणवश सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से। एक चीज और हमेशा याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इस समय क्या था? लोगों को तांबे का ज्ञान हो गया था। किस धातु का ज्ञान हो गया था? तांबे का ज्ञान हो गया था। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु सबसे सर्वप्रथम प्राप्त की गई थी, तो याद रखिएगा तांबा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। क्या बोला जाता था? कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि इस समय कांसे की चीजें बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। कांसों की जो कांसा होता है आपका ब्लैक कलर का, उससे क्या किया गया था? उससे बहुत सारी चीजों का निर्माण किया गया था और इसी वजह से इसको बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। और ये कांसा कैसे बनाया जाता था? ये बनाया जाता था तांबे और टिन को मिलाकर। तांबे और टिन को मिलाकर ही कांसे का निर्माण किया जाता था। और याद रखिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। और हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा जो स्थल नामक स्थल था सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया था। और दूसरा नाम इसका जाना जाता है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय कांसे के बहुत सारी ज्यादा चीजें बनाई जाती थी। तो इतना क्लियर हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या क्या हैं? हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। इतनी चीजें आप लोगों को आशा करता हूं क्लियर हो गई होगी। इसकी खोज किसने की थी? 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अब देखिए, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है? यह भी एक प्रश्न आपके सामने आता है कि आखिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थल थे, हड़प्पा सभ्यता पहली बार खोजी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थल थे वो सिंधु नदी के तट पर, ज्यादातर कहां पर थे? सिंधु नदी के तट पर स्थित थे। सिंधु नदी के तट पर स्थित थे। और सिंधु नदी के तट पर स्थित होने की वजह से इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो आकार था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, यह आकार कैसा होता था? आकार होता था त्रिभुजाकार। मतलब इसका जो भूभाग उस समय फैला गया था वो कैसे फैला था? त्रिभुजाकार रूप में फैला था। ये चीजें आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो बेसिक चीजें थी उनको हम लोगों ने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई सिंधुकालीन स्थल के अंतर्गत, और हड़प्पा में 4 भौगोलिक स्थल थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल। हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल के बारे में हम
बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करते चलें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा मुझे और मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल थे, जिनमें सबसे प्रथम था आपका मांडा। सबसे प्रथम आपका था मांडा। मैं एक मैप बना के आपको समझा दे रहा हूं इस तरह का। मांडा, मांडा आपका कहां स्थित था? यह आपका स्थित था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपका मांडा स्थित था। और यह कौन सा स्थल था आपका? यह था उत्तरी स्थल, मतलब सबसे उत्तर में। अगर हम भारत की बात करें, मान लीजिए भारत है, तो सबसे ऊपर की साइड क्या था? ये मांडा था। और ये था आपका उत्तरी स्थल। उत्तरी स्थल का मतलब उत्तर की ओर। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी स्थल कौन सा था आपका? दैमाबाद था। कौन सा था? दैमाबाद। वो दैमाबाद कहां स्थित है? अभी महाराष्ट्र में है। दैमाबाद महाराष्ट्र। और ये है आपका दक्षिणी स्थल। इसके बाद है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर है? आलमगीरपुर कहां पर है? आलमगीरपुर है मेरठ में। मेरठ आप लोगों ने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। ये कहां पर है? ये है मेरठ में। मेरठ कहां पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और ये था आपका पूर्वी स्थल, हड़प्पाकालीन पूर्वी स्थल। मांडा हो गया, दैमाबाद हो गया, आलमगीरपुर हो गया, और लास्ट है आपका सुतगा गेंडोर। सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर है आपका बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। और ये कौन सा स्थल है? ये आपका पश्चिमी स्थल है। ये कौन सा स्थल है? पश्चिमी स्थल। तो यहां पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर है आपका मांडा। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है मांडा। उसके बाद है आपका दैमाबाद, दक्षिणी स्थल। इसके बाद है आपका आलमगीरपुर, यह पूर्वी स्थल। और लास्ट है आपका सुतगा गेंडोर, यह है आपका पश्चिमी स्थल। आपका जो मांडा था, जो आपका मांडा था जम्मू कश्मीर वाला, यह स्थित था चिनाब नदी के तट पर। याद रखिएगा, कौन सी नदी के तट पर? चिनाब, क्योंकि चिनाब नदी आपके जम्मू कश्मीर में बहती है रीजन में। तो ये आपके चिनाब नदी के तट पर स्थित था आपका मांडा। ठीक है, और आपका जो आलमगीरपुर था वो किस नदी के तट पर स्थित था? ये था आपके हिंडन नदी के तट पर। याद रखिएगा, हिंडन नदी के तट पर आपका स्थित था आलमगीरपुर। हिंडन नदी के तट पर स्थित था आपका आलमगीरपुर। और आपका जो सुतगा गेंडोर था वो था दास्क नदी के तट पर। दाश्क नदी के तट पर, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका जो दैमाबाद था ये था आपका गोदावरी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो आपके जो हड़प्पाकालीन 4 भौगोलिक स्थल थे उनको हमने आपको बांट कर पढ़ा दिया। सबसे ऊपर था आपका जम्मू कश्मीर में मांडा, वो आपका उत्तरी स्थल है क्योंकि उत्तर की ओर है, चिनाब नदी के तट पर। अगला है आपका आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है ये, और ये पूर्वी स्थल है हिंदन नदी के तट पर। अगला है आपका दैमाबाद, ये दक्षिणी स्थल है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और लास्ट है आपका सुतका गेंडोर, और ये है आपका दास्क नदी के तट पर पश्चिमी स्थल। तो ये 4 स्थल आपके सामने आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये चारों स्थल आपको याद रखना है कि कहां पर स्थित हैं और इनसे कौन सी नदी के किनारे यहां पर ये स्थित है, क्योंकि यहां से आपके पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका मान लीजिए मांडा कौन सी नदी के तट पर स्थित था, आपका हड़प्पाकालीन भौगोलिक स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था, तो आपको याद रखना है कि चिनाब नदी के तट पर स्थित था। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे यहां से, है ना। चलिए, इतना हो गया। अब हम देखेंगे प्रमुख स्थल। अब हम देखेंगे प्रमुख स्थल कौन कौन से थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत संज्ञान में आए, या जिनका सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोज की गई। और सबसे पहला है स्थल आपका, उसका नाम है हड़प्पा।
पहला है आपका हड़प्पा, और जो हड़प्पा स्थल था ये कौन सा है? ये पहले नंबर का स्थल है, इसीलिए इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि ये पहला सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा जाने वाला पहला स्थल था जिसका नाम था हड़प्पा। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फैक्चुअल है, पूछ लिया जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की थी। उसके बाद कौन सी नदी के तट पर यह स्थित था? कौन सी नदी के तट पर यह स्थित था? तो यह था रावी नदी के तट पर स्थित। याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल जो था वो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में, और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित था? रावी नदी के तट पर ये स्थित था। और इसकी जो करंट लोकेशन थी वो क्या थी? पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, एक पंजाब आपका हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में भी आपका पंजाब है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, अभी ये करंट में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, पहली चीज। दूसरी, रावी नदी के तट पर स्थित है, और तीसरा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। 3 फैक्ट्स आपको याद हो गए होंगे, 3 फैक्ट्स आपको यहां पर याद हो गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखकर बताते रहिए, कमेंट में यस लिखकर बताते रहिए कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर जो आपका प्रमुख स्थल थे हड़प्पा के, उसके बाद क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी यहां पर बोला जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे बर्तन, बहुत सारी चीजें, खिलौने वगैरह सब आपको कांस्य के देखने को मिलेंगे। उसी क्रम में यहां पे देखिए, यहां पर एक स्त्री की मूर्ति मिली थी। किसकी मूर्ति मिली थी? एक स्त्री की मूर्ति मिली थी, और स्त्री की मूर्ति में क्या हुआ था? उसके पेट से, मतलब उसके गर्भ से पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया था। ठीक है, गर्भ से पेड़ या पौधा निकलता हुआ दिखाया था स्त्री की मूर्ति, और उसके गर्भ से क्या हुआ था? पौधा निकलता हुआ दिखाया गया था, पौधा निकलता हुआ दिखाया गया था। तो इसी को देखकर हमारे जो मतलब कि इतिहासकार थे वो ऐसा मानते हैं, पुरातत्वविद थे, वो ऐसा मानते हैं कि जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, क्योंकि वहां से बहुत सारी ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनमें उसमें स्त्रियों का उल्लेख किया गया है, स्त्रियों के बारे में बताया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय क्या था? स्त्रियों का वर्चस्व हुआ करता था, मतलब स्त्रियों को अच्छी स्थिति थी, और वहां पे मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, तो स्त्री की मूर्ति, गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके अलावा कांस्य गाड़ी, कांस्य गाड़ी मतलब कांस्य जो होता है धातु, उसकी गाड़ी, मछुआरे का चित्र, कांस्य का दर्पण। यहां पे आप लोग जितनी चीज देखेंगे ना, चाहे कांस्य गाड़ी हो, ठीक है, उसके अलावा मछुआरे का चित्र और कांस्य का दर्पण, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी ज्यादातर आपको यहां पर कांस्य की देखने को मिलेंगे, और इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता था। ठीक है, और एक चीज होता है सफेद कलर का शंख जो हम बजाते हैं, उसका भी ये लोग उपयोग करते थे, और शंख का बैल भी यहां से प्राप्त हुआ था, शंख का बैल यहां से प्राप्त हुआ था। तो ये सारी चीजें यहां से आपको प्राप्त हुई थी, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई थी। तो आपने देखा क्या क्या चीजें थी? स्त्री की मूर्ति थी जिसमें गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया था, उसके अलावा कांस्य गाड़ी, मछुआरे का चित्र, कांस्य दर्पण और शंख का बैल आदि देखने को यहां पर मिला था। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। अब देखिए पहला स्थल था हड़प्पा, और जो दूसरा स्थल आएगा वो आएगा मोहनजोदड़ो। अब दूसरा जो स्थल आएगा उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है
मृतकों का टीला, और इसकी जो खोज की गई थी वो जस्ट हड़प्पा के एक साल बाद, हड़प्पा की 1921 में की थी दयाराम साहनी ने, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने, याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो की, जिसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, यानी जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो दूसरे नंबर पर आपको मिला मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, और जिसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, 1922 में। यह कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और ये जो मोहनजोदड़ो था, ये कौन से नदी के तट पर स्थित था? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। कहां स्थित था? सिंधु नदी के तट पर स्थित था आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बारे में एक चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या था? सबसे बड़ा नगर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। जैसे उत्तर प्रदेश है अभी राज्य, उसी तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो नगर था वो था आपका मोहनजोदड़ो। भारत में कौन सा है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, भारत में कौन सा है वो हम आगे देखेंगे, या भारत में कौन सा था हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी जब हम मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं तो इस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था उस समय का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। इसको आप लोग याद करेंगे। और इस समय क्या था? इस समय बड़े बड़े अन्नागार, विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब होता है भंडार, अन्न भंडारण जहां पर होता है, जितने भी अनाज होते हैं उनको वहां पर भंडारित किया जाता है, रखा जाता है। उसके अलावा विशाल स्नानागार, मतलब नहाने वहाने की जो व्यवस्था थी बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई थी, और वहां पे जो स्नानागार होते थे वो काफी बड़े होते थे। ठीक है, उसके अलावा कांसे के नर्तकी की मूर्ति, इधर मैं लिख दे रहा हूं, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी मतलब जो नाच गाना करती थी, उनकी मूर्ति मिली थी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। उसके अलावा एक साधु की भी प्रतिमा मिली है जिसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, उसके अलावा नृत्यांगना की मूर्ति, ठीक है, उसके अलावा दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। और एक चीज यहां पर और प्राप्त हुई थी, एक सींग वाले पशुओं की मुद्राएं, एक सींग वाले पशुओं की मुद्राएं यहां पर प्राप्त हुई हैं। तो एक, इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं, मतलब वो जो मुद्रा थी उसमें एक सींग वाले पशुओं को बनाया गया था, उनका चित्र उकेरा गया था। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। और एक रोग का यहां से साक्ष्य मिला था, उस रोग का नाम है मलेरिया। तो मलेरिया के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यहां से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किसके? मलेरिया के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा गया कि मलेरिया के साक्ष्य हमको सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से प्राप्त हुए, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मलेरिया उस समय कहां होता था, मलेरिया पता नहीं होता था, लोग जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे, वहां से साक्ष्य मिला है। तो याद रखिएगा कि मलेरिया का साक्ष्य मिला था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मलेरिया का साक्ष्य मिला था। चलिए, समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है?
ठीक है। इसके बाद है चनहुदड़ो। अगला स्थल है चनहुदड़ो। इसके बारे में बस इतना जानिए कि चनहुदड़ो जो था, इसके जो उत्खनन करता थे उनका नाम था गोपाल मजूमदार। क्या नाम था इनका? गोपाल मजूमदार। ठीक है, तो प्रमुख स्थल इतने थे। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, उनको हम एक एक करके देखेंगे। फिर लास्ट में हम उनका कंक्लूजन देखेंगे कि उस समय की कृषि की स्थिति कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, ये सारी चीजें हम वहां पर कवर करेंगे लास्ट में। चलिए, तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या सिंधु जो सभ्यता थी, वो नगरी सभ्यता थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इस समय जितनी भी चीजें होती थी वो बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित क्रम में होती थी, चाहे वो घर बने हो, स्नानागार बने हो, अन्नागार बने हो, सड़कें बने हो, नालियां बनी हो, प्रॉपर वे में इनको बनाया जाता था। सारी चीजें हम एक एक करके अभी देखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे महत्वपूर्ण 6 बड़े नगर थे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। 6 बड़े नगर, उसमें आपका था हड़प्पा। हड़प्पा के बाद था आपका मोहन जोदड़ो, कालीबंगा। ये सब आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, हड़प्पा, मोहन जोदड़ो, कालीबंगन। सॉरी, बंगा मैंने लिख दिया इसको, इसको काली बंगन बोलते हैं। ठीक है, ये 3 हो गए आपके, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन। उसके अलावा आपका धौलावीरा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी। ठीक है, उसके अलावा आपका था एक गढ़वारी वाला। क्या था? गढ़वारी वाला। लास्ट जो आपका था, ये थोड़ा टफ है तो इसको आप लोग याद रखिएगा, गढ़वारी वाला। तो ये 6 क्या थे? ये 6 थे आपके बड़े नगर। ठीक है, 6 बड़े नगर थे जो सिंधु कालीन सभ्यता के दौरान थे। और सिंधु कालीन सभ्यता चूंकि एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता मानी जाती है, तो इसके बड़े जो शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी और गढ़वारी वाला, इतने नगर यहां पर आपके पाए जाते हैं। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ ना, भारत तो आजाद हुआ 1947 में, तो भारत के आजादी के बाद सर्वाधिक जो आपके स्थल हैं हड़प्पा संस्कृति के, वो गुजरात में पाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा स्थल जो पाए गए हैं वो कहां पाए गए हैं? गुजरात में पाए गए हैं। ठीक है, गुजरात में पाए गए। स्वतंत्रता भारत को प्राप्त हो गई, उसके बाद क्या हुआ, लोगों को प्रमोट किया जाने लगा कि भैया आप खोजो, आप लोग जितनी भी चीजें हैं, पुरातात्विक चीजें, उनको खोजो। तो सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन जो स्थल थे गुजरात में पाए गए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। लेकिन अगर हम भारत की बात करें कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो वो था राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में, घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, घग्गर नदी के तट पर आपका स्थित है राखीगढ़ी। क्लियर? राखीगढ़ी क्लियर हो गया। खोज इसकी सूरजभान ने की थी बेटा 1963 में। खोज कब की गई थी इसकी? 1963 में की थी। किसने की थी? सूरजभान ने। सूरजभान ने 1963 में इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है सब?
समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोथल एवं सुरकुतदा, दो जगह थी, लोथल एवं सुरकुतदा। ये क्या थे? ये बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के क्या थे? ये बंदरगाह थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? लोथल एवं सुरकुतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह माने जाते हैं। इसको भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। अब अगला है आपका जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंट। उस समय खेतों की जुताई भी होती थी प्रॉपर, तो जुते हुए खेत और आपके नक्काशीदार जो ईंट थे, नक्काशी मतलब ईंटों पर भी नक्काशी की जाती थी, तो यह कहां पर मिला है? यह कालीबंगन में मिला है। यह साक्ष्य कहां से मिले हैं हमको? कालीबंगन से मिले हैं, जहां पर खेतों की जुताई की जाती थी प्रॉपर रूप से, ठीक है। और उसके अलावा नक्काशीदार ईंट वहां पर मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा अग्निकुंड भी मिला है। अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगन से, ठीक है। लोथल एवं कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। मतलब यज्ञ करते थे उस समय, तो अग्निकुंड उसका प्राप्त कहां से हुआ है? लोथल एवं कालीबंगन से, ठीक है। अब देखिए मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने। मनके क्या होता है? मनके का मतलब होता है गहने, ठीक है, आभूषण। तो मनके बनाने के जो कारखाने थे वो कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं, याद रखिएगा। लोथल एवं चनहूदड़ों से, ठीक है। लोथल एवं चनहूदड़ों से ये जगह मिली है आपकी, जहां से मनके बनाने के कारखाने आपको प्राप्त हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, जो यहाँ के वर्ड है ना, मतलब कि जो आपके सिंधु सभ्यता के थोड़ा कठिन, जैसे चनहूदड़ो हो गया, आपका हड़प्पा हो गया, तो थोड़ा सा कठिन शब्द हैं, तो इनको दो चार बार जब पढ़ेंगे ना तो इजी लगने लगेगा। तो मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदड़ो से मिले हैं। मनके का अर्थ होता है आभूषण, ठीक है, गहना बनाने के जो कारखाने थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे ना, उनकी जो खिड़कियां और जो दरवाजे होते थे ना, वो पीछे के साइड से होते थे, ठीक है। मतलब सामने के साइड से नहीं होते थे। ये घर बनता था, जो दरवाजे होते थे वो पीछे के साइड से होते थे। जैसे मान लीजिए सड़क है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सामने हमारे सड़क है, तो अभी जो घर बनते हैं तो फ्रंट पे हम गेट बनाते हैं ना, उस समय गेट फ्रंट पे नहीं बनते थे, पीछे साइड से बनते थे, ठीक है। लेकिन आगे जाकर फिर क्या हुआ? लोथल नगर में आप अगर देखेंगे, लोथल जो नगर था वहां पर आपको मुख्य रोड पर, मतलब कि घर के सामने साइड ही, मेन रोड पर ही आपको दरवाजा देखने को मिलेगा, सिर्फ लोथल नगर में। धीरे धीरे फिर चीजें चेंज हुई। लेकिन अगर हम सिंधुकालीन सभ्यता की बात करेंगे तो जो दरवाजे थे वो पीछे की तरफ बनते थे, सिर्फ लोथल नगर को छोड़ के। लोथल नगर में आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? प्रमुख फसल की बात करें अगर, प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ, ये दोनों थी आपकी प्रमुख फसलें जो आपके सिंधुकालीन सभ्यता में सबसे ज्यादा सर्वाधिक उगाई जाती थी। अब आप पूछेंगे सर चीनी कैसे खाते थे ये लोग? चीनी भी खाते होंगे ना। चीनी के लिए क्या करेंगे? चीनी तो बनती नहीं थी उस समय, गन्ना वन्ना का ज्यादा हुआ नहीं था, तो कैसे चीनी बनाते हैं होंगे ये लोग? तो ये लोग चीनी के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है। चीनी के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सिंधुकालीन सभ्यता में लोग चीनी के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद डाल लेते थे खाने में और वो मीठा हो जाता था, तो चीनी के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, लेकिन उसके पहले तो नहीं थी चीज़ें, तो धीरे धीरे करके फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं
चीनी निकाल रहे हैं, गुड़ निकाल रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें, अब तो शुगर फ्री और भी क्या क्या चीज़ें आने लगी हैं, नमक अलग से आने लगा है, पहले नमक पे भी टैक्स लगता था, गांधी जी ने आंदोलन किया, फिर जाके नमक टैक्स फ्री हुआ, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हुई हैं, उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए अगला है आपका मिट्टी से बने हल। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य, मिट्टी से हल बनाते थे, ठीक है, मिट्टी से हल बनाते थे और उसका साक्ष्य मिला है बनमाली से। कहां से मिला है? एक जगह थी बनमाली, और बनमाली से ही मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है। मतलब वहां पर मिट्टी से क्या किया जाता था? हल बनाया जाता था, हल बनाया जाता था। देखिए मैंने आपको जो अभिलेख पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया का अभिलेख। तो मेसोपोटामिया का जो अभिलेख था वहां पर एक शब्द होता था इस्तेमाल, मेलुहा। क्या होता था? मेलुहा। मैं लिख दे रहा हूं, मेसोपोटामिया के अभिलेख में, मेसोपोटामिया के अभिलेख में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, उस शब्द का नाम था मेलुहा। क्या नाम था? मेलुहा। और ये जो मेलुहा शब्द एग्जैक्टली यहां पर यूज किया गया है आपके मेसोपोटामिया के अभिलेख से, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपके मेलुहा का सिंधु सभ्यता, ठीक है। मेलुहा किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो मेलुहा शब्द है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। चलिए इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ठीक है। पिग्गट नामक एक व्यक्ति था, उसने क्या कहा है? इतिहासकार था, उसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को क्या बोला है? जुड़वा राजधानी। याद रखिएगा, पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को क्या बोला है? जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है कि ये दोनों जुड़वा राजधानी थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां पर सेम थी, ठीक है। और सैंधव काल की जो तीसरी राजधानी बोला जाता है वो बोला जाता है कालीबंगन को, ठीक है, कालीबंगन। सैंधव काल की तीसरी राजधानी, सैंधव काल की तीसरी राजधानी। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ये चीजें हमने आज जो पढ़ी यहां पर अभी तक सिंधु सभ्यता के बारे में, ये बेसिक चीजें हमने आज यहां पर कंप्लीट कर ली है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में जो बेसिक चीजें थी हमने यहां पर कंप्लीट कर ली है। कल का जो लेक्चर होगा, ठीक है, कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम सिंधु सभ्यता के बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे उस समय के वास्तुकला, स्नानागार, अन्नागार, कृषि, ये सारी जो चीजें उस समय थी, विद्यमान थी, उनमें क्या क्या चीजें थी, मतलब उनकी क्या क्या विशेषता थी। स्नानागार बनाया गया था तो कैसा बनाया गया था, वहां पे क्या क्या था अंदर, उसके क्या क्या व्यवस्था थी, घर कैसे बनाए गए थे, नालियां कैसे बनाई गई थी, ये सारी चीजों की जो जानकारी है उसको हम कल पढ़ेंगे। तो कल की जो क्लास होगी आप लोगों की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो कल की क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी पाई नाम से हमारा एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे, आप वहां से डाउनलोड करें और वहां पे आपको मुफ्त पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई के साथ बिल्कुल समझौता मत करिए। अगर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप परीक्षा में बार बार नाकामयाब हो रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप उसमें पास नहीं हो रहे हैं, आप उसको लेकर आप चिंता ना करें। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। आप प्रयास करते रहेंगे तो एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन आप प्रयास छोड़ देंगे तो सफलता आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए
और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनका एक एक करके पालन करिए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे और जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।